नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, नीतियों के चाणक्य हैं नीतीश। कांप रही है पूरी मोदी सरकार। दोस्तों, हम हों या आप, चाहे नीतीश कुमार के सियासी तरीके से सहमत हों या असहमत, मगर नीतीश कुमार की सरकार की नीतियों से कुछ ज़्यादा विरोध नहीं है, और विरोध भी नीतियों को जमीन पर उतारने को लेकर है। नीतियों के मंजिल को लेकर हरगिज कोई विरोध नहीं है। उसकी खास वजह है कि नीतीश कुमार अपनी नीतियों की आशय जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, उन नीतियों के लिए पहले अपने विरोधियों से सार्वजनिक समर्थन हासिल करते हैं और फिर उन नीतियों को जमीन पर उतारते हैं और उसका सारा श्रेय खुद को ले लेते हैं। और यह है नीतीश कुमार की सुशासन ब्रांड की सबसे बड़ी यूएसपी। और यही वजह है कि पिछले 18 वर्ष में नीतीश कुमार ने 22 बार सीएम पद की शपथ लेने से नीतीश कुमार को कोई नहीं रोक सका। नीतीश कुमार अपने मंजिल को लेकर ठहराव पसंद नहीं करते। नीतीश कुमार को अगर इस बात का एहसास हो गया होता है कि हमारे मंजिल को रोकने के लिए रास्ते में पत्थर जमा करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर उस रास्ते को बदलने में ज़्यादा परवाह नहीं करते और शतरंज के घोड़े को फेरना शुरू कर देते हैं और अपने दूसरे विपक्षी को अपने रास्ते का हम सफर बना लेते हैं। अब तक के नीतीश कुमार के सियासी सफर का मजमून यही रहा है। नीतीश कुमार खबड़िया विकास पुरुष नहीं है, यानी खबर के लिए विकास की घोषणा करे ऐसा हरगिज नहीं है। आप समझ रहे हैं, खबड़िया विकास पुरुष जब हम बोल रहे हैं तो आज के वक्त में जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, ये खबड़िया विकास पुरुष है। मतलब बुलेट ट्रेन खबड़िया विकास है, वंदे भारत खबड़िया विकास है। इसमें आम आदमी कहीं शामिल नहीं है। खबर बनाने के लिए जिस विकास का नारा गढ़ा जाए उसे ही खबड़िया विकास कहते हैं। नीतीश कुमार खबड़िया विकास पुरुष नहीं है, यानी खबर के लिए विकास की घोषणा करें ऐसा हरगिज नहीं है। पंडित नेहरू की तरह अपने हर 5 साल के लिए एक तय बजट के साथ नीतियों को तय कर लेते हैं। जैसे पंडित नेहरू ने बतौर प्रधानमंत्री पूरे मुल्क के लिए 5 वर्षीय योजना की घोषणा करते थे, और आज आप आईआईटी, एम्स, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो देख रहे हैं, या हम और आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं, यह उसी 5 वर्षीय योजना की अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसलिए आप नीतीश कुमार के अक्ष में पंडित नेहरू को जरूर तलाश सकते हैं। अगर तथ्यों को तलाश करें, फैक्ट को समझे, सच्चाई को समझे, जमीन पे हकीकत को समझे, तो यह समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू क्यों कहा जाता है। जब 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली तो बिहार में जातीय संघर्ष अपने उफान पर था। सरकार में भागीदारी को लेकर कुछ विशेष जातियों में एक गुस्सा था। नीतीश कुमार ने पिछड़ी जातियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक जवाबदेही के साथ अग्रणी जातियों के अधिकारियों को सौंप दी। सरकार में सभी जातियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया। 2005 से अब तक आप नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में हर जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व आसानी से आपको दिख जाएगा। तिलक लगाया हुआ मंत्री भी दिखेगा। टोपी दाढ़ी पगड़ी वाले मंत्री अधिकारी नीतीश कुमार के साथ चलते हुए आपको अक्सर दिखाई देंगे। 2007 में पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण देने की नीति को अमली जामा पहनाना था। क्योंकि नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थी। मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर इस मुल्क में कितना हंगामा होता है कि संविधान के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी थी। नीतीश कुमार पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन बिना केंद्र की सहमति के संभव नहीं था। नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी बीजेपी थी, और 2004 में केंद्र में बीजेपी बुरी तरह से हार गई थी। केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुस्लिम आबादी के पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक सरकारी कमेटी का गठन किया था, और नवंबर 2006 में वह रिपोर्ट सार्वजनिक भी कर दी गई थी। नीतीश कुमार मौके का फायदा उठाते हुए
एक नया सामाजिक तबका तैयार किया, यानी महादलित, जिसमें मुसलमान पसमानदा आबादी के बीच एक इस वंचित जाति को सूचीबद्ध करते हुए उसे एक नया अनुसूचित जाति वर्ग का दर्जा दे दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास 10% आरक्षण का प्रस्ताव भेजा। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह मना नहीं कर पाए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए कमेटी बनाई थी। मनमोहन सिंह सरकार नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव को खारिज नहीं कर पाए, सहमति देनी पड़ी। यह है नीतीश कुमार की कलाबाजी। आज 10% आबादी वाला वही महादलित तबका नीतीश कुमार का सियासी आधार बना हुआ है। नीतीश कुमार अपने तर्कस में एक साथ कई तीर रखते हैं। अप्रैल 2016 में एक बहुचर्चित योजना यानी शराबबंदी की शुरुआत की नीतीश कुमार ने। गांधी की दुहाई दी गई, महिलाओं के हित की दुहाई दी गई। मकसद पर संदेह की गुंजाइश बिल्कुल नहीं, लेकिन इन दोनों मकसद से ज़्यादा जरूरी मकसद था कि एक तरफ केंद्र सरकार जीएसटी की वकालत कर रही थी, और कौन सी केंद्र सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चिंता यह थी, इतनी खर्चीली चुनावी लोकतंत्र में पार्टी के बजट को कैसे बनाया रखा जाएगा जब सारे टैक्स का पैसे का मालिक केंद्र सरकार हो जाएगी, और फिर केंद्र सरकार कब उसका हिस्सा देगी या नहीं देगी। आपको पता है कि कई राज्य हमेशा केंद्र सरकार को इस बात का उलाहना देते हैं कि अभी तक हमारा जीएसटी में जो हिस्सेदारी है वो नहीं चुकाया गया है। नीतीश कुमार को आभास हो गया था, उनको लगा अगर पैसे नहीं होंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे कैसे, हमारी पार्टी कैसे वजूद में रहेगी। नीतीश कुमार ने तय किया कि लोग शराब तो पिएंगे, शराब का गैर कानूनी धंधा भी होगा, और यह धंधा करने वाले उनके पार्टी से जुड़े लोग होंगे या सत्ता से जुड़े लोग होंगे, और चुनाव लड़ने के लिए किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और रही पुलिस कार्रवाई की बात, तो जो पार्टी नीतीश सरकार के विपक्ष में होगी, पुलिस कार्रवाई उसी पर होगी। आपको बताते चले कि जब शराबबंदी योजना लागू की गई तो उस समय नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद की पार्टी सत्ता में थी। लालू प्रसाद चाहकर भी विरोध नहीं कर पाए। और रही बीजेपी, तो वह संस्कारों वाली पार्टी तो पहले से है, और बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इसी फार्मूला को अपनाते हुए शराबबंदी लागू किया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो वो कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह को 1 रुपये टैक्स देना नहीं चाहते थे। उन्होंने शराबबंदी किया। नीतीश कुमार ने इसी फार्मूले को अपने बिहार में उन्होंने लागू किया। हालांकि लोग दुहाई देते रहे कि 3000 करोड़ का राजस्व का नुकसान होगा, 4000 करोड़ का राजस्व का नुकसान होगा। नीतीश ने किसी की नहीं सुनी। गांधी की भी दुहाई दी, महिलाओं की सुरक्षा की दुहाई दी। नीतीश का मकसद साफ था कि टैक्स का पैसा अब केंद्र को हम नहीं देंगे, आम के आम गुठली के दाम। और शराबबंदी बिहार में लागू है। नीतीश कुमार के साथ अभी आरजेडी है, तो आप देखेंगे कि शराबबंदी को लेकर जो पुलिस छापे मारती है, बीजेपी के विधायक जहाँ से जीतते हैं उस एरिया में छापे। बीजेपी जब नीतीश कुमार के साथ होती है तो लालू प्रसाद की पार्टी के एमएलए जहाँ होते हैं वहाँ छापे पड़ते हैं। और चाहकर दोनों में कोई पार्टी नीतीश के खिलाफ बोलना नहीं चाहती, शराबबंदी के खिलाफ बोलना नहीं चाहती। आपको मैं बताऊं कि नीतीश कुमार से जब 2017 में नीतीश कुमार अलग हुए थे, गठबंधन छोड़े थे, महागठबंधन उस वक्त भी बना था, तो लालू प्रसाद ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो शराबबंदी को खारिज करेंगे। लेकिन लालू प्रसाद की पार्टी, आप देख लीजिए, शराबबंदी पे एक शब्द बोलना नहीं चाहती, क्योंकि नीतीश का फॉर्मूला सबको रास आता है, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार के साथ चलने वाली पार्टी हो। अभी की बात करें तो नीतीश कुमार ने जातीय गणना को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना लिया। अब हर राज्य जातीय गणना की बात कर रहा है। खाली डिब्बे वाली पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में जातीय गणना का नारा उछाल कर वोट मांगा था। मोदी सत्ता इस बात को समझ रही है
कि पटना में 12 जून को नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में जातीय गणना, महंगाई, बेरोजगारी, इतिहास बदलने, मीडिया पर कब्जे, नीतीश के पसमानदा मुस्लिम आबादी के लिए आरक्षण जैसे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ उठ खड़े हुए तो भागने के लिए गलियां नहीं मिलेंगी। और मोदी सत्ता इसी बात से परेशान है। मसलन जातीय गणना का राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अयोध्या में 1000 करोड़ में बन रहे राम मंदिर का क्या करेगी बीजेपी? मोदी सत्ता क्या करेगी? उसका उद्घाटन करके क्या करेगी? वोट तो हासिल होगा नहीं। सभी जगह जातीय गणना एक नारा बन चुका होगा 2024 के चुनाव में। उस 2000 करोड़ रुपए में बना काशी कॉरिडोर का बीजेपी करेगी क्या? वैसे भी नीतीश कुमार उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने अब तक अयोध्या का दर्शन नहीं किया है। नीतीश कुमार इस मामले में डरते नहीं हैं। नीतीश कुमार का सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता बड़े खुले तौर पर है। वो कभी भी आपको अयोध्या की वकालत नहीं करेंगे, कभी भी राम मंदिर का नाम नहीं लेंगे, कभी भी ज्ञान वापी मस्जिद का नाम नहीं लेंगे, कभी भी पर्सनल लॉ का नाम नहीं लेंगे। कांग्रेस डरती है। कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शरीके, सबको आप अयोध्या जाते देखेंगे। और दूसरी पार्टियों को कुछ और नेता हैं जो जाते रहते हैं, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व का जो है वो हिंदू और मुसलमान के बीच का जो एक ध्रुवीकरण है उसके बीच फंसना नहीं चाहते। उसके बीच कांग्रेस या दूसरी भी पार्टियां फंसना नहीं चाहती। वो हिंदू बन के भी रहना चाहती है, मुसलमान बन के भी रहना चाहती है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। नीति तो नीतीश कुमार के पास है। वो भी कैसी नीति? जनता की नीति। मुसलमानों को आरक्षण देना है, नीतीश कुमार ने कर दिखाया। बीजेपी के साथ रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह से सहमति ले लिया। किसमें असंभव है? किसमें संभव है? कौन ऐसा नेता है? उत्तर भारत का कोई नेता तो ऐसा दिखेगा नहीं आपको। असल में मोदी सत्ता को डर राहुल गांधी से नहीं, नीतीश कुमार की उन नीतियों से है जिसको भेजने का कोई अनुभव मोदी सत्ता या मोदी सत्ता के मुख्यमंत्रियों को भी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मोदी सत्ता और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? उसकी वजह साफ है कि राहुल गांधी इनके लिए कोई चुनौती नहीं है, बल्कि चुनौती तो नीतीश कुमार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी डरे हुए हैं कि अगर नीतीश कुमार सत्ता में आ गए तो हमारा क्या होगा। नीतीश कुमार के बुलावे पर लगभग हर विपक्षी पार्टियां पटना शिरकत कर रही हैं। राहुल गांधी के बुलावे पर कांग्रेस के 2 नेता एक साथ नहीं आते हैं तो पार्टियों की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए आप तय मानिए कि जितनी राहुल गांधी पर बहस हो रही है वो बिल्कुल इस बात के लिए बहस चलाई जा रही है कि किसी तरीके से 2024 में राहुल गांधी को मोदी के मुकाबले एक खड़ा कर दिया जाए और फिर बीजेपी के लिए चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।